नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। दोस्तों आज हम उसी श्रृंखला में आपके लिए यानी कि RMSSB के लिए लाइब्रेरियन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसके साथ साथ ही इससे पहले 7 पार्ट यानी कि हमारे YouTube चैनल पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के डाल दिए गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और इसके साथ साथ ही 22 पार्ट हैं वो मॉडल पेपर के डाल दिए गए हैं, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। इससे पहले कि हमने कल आपकी टेस्ट सीरीज में 2 क्वेश्चन दिए थे, उनके हम बात कर लेते हैं। तो वो इस प्रकार हैं कि पहला क्वेश्चन है कि एक पुस्तकालय में सभी विभागों में से पुस्तकालय का कौन सा विभाग सभी विभागों का हृदय स्थल माना जाता है। तो कौन सा विभाग माना जाता है? तो पुस्तकालय में कुल 12 विभाग होते हैं। 12 विभागों में से जो संदर्भ विभाग होता है, कौन सा विभाग संदर्भ विभाग होता है, वो सभी विभागों का क्या होता है? हृदय स्थल होता है। ये आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ ही हम एक क्वेश्चन और याद रख सकते हैं कि विश्वविद्यालय यानी कि जो विश्वविद्यालय हैं उनका पुस्तकालय उस विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है। ऐसे कहने वाला कौन था? तो CD देशमुख या भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग। आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का प्रकाशन कौन करता है? तो इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का प्रकाशन ABC पब्लिकेशन न्यू दिल्ली 1990 से करता है। कब से? 1990 से करता है। और बहुत सारे स्टूडेंटों का बहुत अच्छी तरीके से कमेंट डाला गया, जिससे यानी कि मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छी तैयारी है बहुत स्टूडेंट की। तो अगले हम यानी कि आज की टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। तो दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज में इस प्रकार के क्वेश्चन है कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए। और इसके साथ साथ हमने 10 क्वेश्चन डाले हैं, और 10 क्वेश्चन के साथ साथ आपके कम से कम 100 क्वेश्चन क्लियर कराएंगे, ताकि किसी प्रकार का आपका डाउट ना रहे। तो ओके, हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन यही है कि मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी जो इकोनॉमी नामक पुस्तक है उसकी रचना किसने की? 4 ऑप्शन दिए गए। पहला WC वेरविक्सेस, JD ब्राउन, बिलिस यानी कि HC बिलिस और मेलविन डेवी। इस प्रकार दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आप यानी कि वीडियो को थोड़ा रोक के बीच में 4 ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है, यही इंपॉर्टेंट है RMSSB की तरफ से, यानी कि जो भी हमारे सिलेबस है RMSSB का, उस सिलेबस के अनुसार ही दोस्तों ये क्विज आपके लिए बनाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? JD ब्राउन। जो JD ब्राउन है, इसके द्वारा मैनुअल ऑफ द लाइब्रेरी इकोनॉमी नामक पुस्तक लिखी गई थी। कब दोस्तों? तो 1903 में। कब लिखी गई थी? 1903 में लिखी गई थी। अब हम थोड़ी जल्दी यानी कि JD ब्राउन की बात कर लेते हैं। JD ब्राउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो JD ब्राउन की हम बात करते हैं। तो JD ब्राउन ने यानी कि एक स्थान सिद्धांत, कौन सा दोस्तों? एक स्थान सिद्धांत दिया है, यानी कि वन प्लेस थ्योरी दी है कि एक स्थान सिद्धांत। इसके साथ साथ JD ब्राउन की बात करें तो लाइब्रेरी वर्ल्ड मासिक पत्रिका के संपादक भी कौन है? JD ब्राउन। यानी कि लाइब्रेरी वर्ल्ड मासिक पत्रिका के संपादक JD ब्राउन। JD ब्राउन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। JD ब्राउन ने एक स्थान सिद्धांत थ्योरी नाम का सिद्धांत दिया है। और दोस्तों इसकी थोड़ी विशेष सॉल्यूशन में भी बात कर लेते हैं। तो वो इस प्रकार है कि मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी नामक पुस्तक की रचना JD ब्राउन के द्वारा सन 1903 में की गई थी। JD ब्राउन के द्वारा इस सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण की एक विधि है, SC सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, जिसकी रचना 1906 में ब्रिटेन में JD ब्राउन के द्वारा ही की गई थी। तो JD ब्राउन की दोस्तों कंप्लीट जानकारी हो चुकी है। आप यानी कि जब भी वीडियो देखो तो नोटबुक जरूर साथ लेके बैठा करो, ताकि जो भी आपकी क्वेश्चन हो या आपकी क्यूरी हो तो आप नोटबुक में ऐड कर सको। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि जनता का लोक विश्वविद्यालय किस प्रकार के पुस्तकालय को कहते हैं? तो जनता का जो लोक विश्वविद्यालय पुस्तकालय है वो किस प्रकार के पुस्तकालय को कहते हैं? 4 ऑप्शन है कि सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय और राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो जनता का लोक विश्वविद्यालय पुस्तकालय कौन से को कहेंगे? तो आपको पता है कि जनता के लिए कौन से पुस्तकालय खुले रहते हैं? तो सार्वजनिक पुस्तकालय। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक पुस्तकालय को लोक विश्वविद्यालय कहते हैं। इसके बाद में हम थोड़े इसकी विशिष्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो विशिष्ट सॉल्यूशन इस प्रकार है कि भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान रखनी है कि जो भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास है वो राजा राम मोहन राय यानी कि RRR
ट्रिपल आलफ के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में अगली लाइन की बात करते हैं तो ऐसे लोग जो पढ़ने की रुचि रखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि पढ़ने की रुचि रखते हैं परंतु पुस्तकें नहीं खरीद सकते या समय का व्यापार करते हैं, पढ़ने की इच्छा रखते हैं परंतु समय का अभाव के कारण पुस्तकें नहीं पढ़ पाते हैं। इन सभी के लिए पुस्तकालय की स्थापना की गई है। इन सभी के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई? यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की गई है। तो आपको यानी कि ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना क्यों की जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो इस प्रकार है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में किस तरीके से आएगा पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि वीडियो बड़ा हो जाता है सर, लेकिन यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो का क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें अगला क्वेश्चन है कि 4 डेपोसिटरी पुस्तकालयों में शामिल कौन सा पुस्तकालय नहीं है। तो पहले तो इनकी चारों की आपको जानकारी होगी तभी आप जान पाओगे कि कौन सा डेपोसिटरी पुस्तकालय में शामिल नहीं है। पहला है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय, दूसरा है कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई और मेडिकल लाइब्रेरी कोलकाता। तो पहले तो इसके करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं हम कि 4 डेपोसिटरी पुस्तकालय में कौन सा शामिल नहीं है। तो जो मेडिकल लाइब्रेरी है ये दोस्तों पहले तो बात कर लेते हैं कि ये कोलकाता में नहीं है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ पे है दोस्तों, ये तो आपको पता ही है। तो मेडिकल लाइब्रेरी कोलकाता में नहीं, इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो, यदि क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है तो ऑप्शन से हो सकता है। इसके बाद में इसकी अगली बात करें तो जो चौथी है डिपोजिटरी लाइब्रेरी वो है कोन्नोमेरा। कौन सी है दोस्तों? कोन्नोमेरा। कोन्नोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी है डेपोसिटरी पुस्तकालय में। तो ये 4 हो गई डेपोसिटरी पुस्तकालय। अब हम इनकी बात कर लेते हैं तो ये इसकी स्थापना 28 सितंबर 1948 को, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 27 अक्टूबर 1951 को यूनेस्को के द्वारा, एशियाटिक सोसाइटी की है 1804 में। और इनकी सब की इंपॉर्टेंट बातें बताई जाएंगी दोस्तों आपको। कोन्नोमेरा है 1890, कब कितनी है? 1890। इस प्रकार तो इनकी स्थापना की गई है। अब हम दोस्तों इनकी बात करते हैं तो वो इस प्रकार है कि इनको डेपोसिटरी पुस्तकालय कब घोषित किया गया। तो दोस्तों जो डेपोसिटरी पुस्तकालय दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को किया गया था 1982 में, आपको याद रखना है कब किया गया, 1982 में। और दोस्तों इन तीनों को किया गया था कब? तो इन तीनों को किया गया था 1955 में। कब डेपोसिटरी पुस्तकालय घोषित किया गया? 1955 में। और जो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट है वो कब पारित किया गया था? तो 1954 में। और उस डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत ये 4 डेपोसिटरी पुस्तकालय हैं जिनमें चारों में 4 प्रतियां जाती है और जिसकी समय सीमा युक्त 30 दिन होती है। यानी कि कोई भी लेखक यदि कोई किताब या पुस्तक लिखता है तो उसकी पुस्तक की 4 प्रतियां इन चारों पुस्तकालयों में जाती हैं और वहाँ से दोस्तों क्वालिफाई होने के बाद ही वो पुस्तक क्या होती है? प्रकाशित होती है। तो इस प्रकार हैं। और दोस्तों डेपोसिटरी पुस्तकालय के बारे में, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के बारे में एक वीडियो हमने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है दोस्तों, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है। और दोस्तों जो एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि एशियाटिक सोसाइटी मुंबई है, इसको दोस्तों लाइब्रेरी लिटरेटी यानी कि लिटरेटरी लाइब्रेरी के नाम से भी जानते थे पहले। इसके बाद में दोस्तों इसका थोड़ा विशिष्ट सॉल्यूशन है वो उसकी बात कर लेते हैं। तो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 के तहत भारत में 4 डिपोजिटरी यानी कि डिपोजिटरी लाइब्रेरी हैं जिनमें 4 प्रतियां भेजने का प्रावधान है और समय सीमा 30 दिन की रखी गई है। यह आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। 4 प्रतियां भेजी जाती हैं, 30 दिन में भेजी जाती हैं। 4 डेपोसिटरी पुस्तकालय ऊपर हम बात कर चुके हैं। और 1954 में डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट यानी कि पहली बार पारित किया गया था। ओके दोस्तों, आपको किसी प्रकार का यदि डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पर्सनल नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको वीडियो के, तो वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बी स्पीकिंग शब्द पुस्तकालय में किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो बी स्पीकिंग शब्द है वो पुस्तकालय में किस लिए प्रयोग किया जाता है? बुक सर्कुलेशन, बुक रिजोल्यूशन, बुक नंबर, पीरियडिकल्स मैनेजमेंट। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि डाउटफुल हो जाते हैं हमारे लिए। तो दोस्तों डाउट क्लियर करने के लिए आपको अच्छे प्रकार के ऑप्शन दिए जाते हैं, तब कि इतने कठिन ऑप्शन एग्जाम में देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुक रिजर्वेशन। जो बुक रिजर्वेशन है दोस्तों उसको बी स्पीकिंग शब्द के प्रयोग में लिया जाता है। अब हम दोस्तों इसकी विशिष्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो विशेष सॉल्यूशन इस प्रकार है कि बी स्पीकिंग है उसको ग्रंथ आरक्षण कहते हैं। 3 नाम आ गए आपके सामने, तीनों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार है कि यहाँ पे दोस्तों थोड़ा करेक्शन हो सकता है कि एक पाठक के द्वारा
पुस्तक का उपयोग करने से पूर्व। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा करेक्शन हो सकता है कि एक पाठक के द्वारा पुस्तक का उपयोग करने से पूर्व जिस पाठक के नाम से पुस्तक आरक्षित की गई हो। यानी कि हम किसी पुस्तकालय में जाते हैं और वहाँ पे जाके कहते हैं कि मुझे रामायण की पुस्तक चाहिए। किसकी पुस्तक चाहिए? रामायण की पुस्तक चाहिए। और वहाँ पे 2 ही पुस्तक है रामायण की, 2 पुस्तक हैं। तो यानी कि पुस्तकालय अध्यक्ष ने कहा कि दोनों पुस्तकें अभी पाठकों के पास हैं, जब भी वो लौटाएंगे तो आपको दे दी जाएगी। तो वहाँ पे क्या करता है, जो पाठक लेने गया है रामायण की पुस्तक का, उसका नाम और उसका ऐड कर लिया जाता है और उस पाठक को बता दिया जाता है कि आज के 7 दिन बाद वो रामायण की पुस्तक पुस्तकालय में आएगी और 8वें दिन आप उस पुस्तक को आके ले जाना। तो उस पाठक के नाम से वो बुक है वो रिजर्वेशन कर दी जाती है कि जब भी वो बुक 7वें दिन आएगी तो वो 8वें दिन उसी पाठक को दी जाएगी जिसके नाम से वो बुक क्या की गई है, यानी कि पुस्तक आरक्षित की गई है। उससे ही बुक रिजर्वेशन या बी स्पीकिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपको यानी कि अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। उस ग्रंथ को प्रदान करना पुस्तकालय आरक्षण या बी स्पीकिंग या बुक रिजर्वेशन कहलाता है। यानी कि उस पाठक को 8 दिन बाद वो रामायण की पुस्तक प्रदान कर दी जाती है और उसके बाद यदि कोई पाठक दोबारा पुस्तक आरक्षित करवाता है तो उसके बाद यानी वो अगली पुस्तक उसको दे दी जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों बी स्पीकिंग या बुक रिजर्वेशन को हम समझ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि कैनन पद के लिए कैनन पद यानी कि कैनन शब्द या कैनन पद किसके द्वारा दिया गया था? पहले एग्जाम में पूछा गया है, आपको पता भी होगा। और दोस्तों छोटी सी हम बात कर लेते हैं तो हमारे जो RMSSB लाइब्रेरी है उसमें सूचीकरण और वर्गीकरण के सिद्धांत नहीं दिए गए हैं। क्या नहीं दिए गए हैं दोस्तों? सिद्धांत नहीं दिए गए हैं। लेकिन आप दोस्तों 2016 और 2019 कौन सा दोस्तों 2016 और 2019 के पेपर उठा के देख लेना, सिद्धांत से क्वेश्चन आया है। तो इस बार भी सिद्धांत से क्वेश्चन आएगा। तो इस प्रकार है कि कैनन पद किसके द्वारा दिया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर S.R. रंगनाथन, E.C. रिचर्डसन, W.C. वेरविक शेष और मेलविन डेवी। तो दोस्तों इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बहुत सारे स्टूडेंटों का मेरे पास जब भी कोई मैं क्वेश्चन डालता हूं तो उनका क्या आता है कि यानी कि डॉक्टर S.R. रंगनाथन। अरे भाइयों सारा काम ही डॉक्टर S.R. रंगनाथन करे, अपन सारी हैं थोड़ी कि आंसर सारा का डॉक्टर S.R. रंगनाथन आओगा। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? थोड़ी यानी कि भाषा चेंज हो सकती है भाइयों। तो इसमें से जो कैनन पद के लिए किसके द्वारा दिया गया था? तो ये W.C. वेरविक शेष, W.C. वेरविक शेष के द्वारा सर्वप्रथम कैनन शब्द दिया गया था, यानी कि उपसूत्र। क्या दोस्तों हिंदी में हम पढ़ सकते हैं उपसूत्र। अब हम दोस्तों थोड़ी यानी कि W.C. वेरविक शेष की भी बात कर लेते हैं। यानी कि डॉक्टर S.R. रंगनाथन का परिचय डाल रखा है, Z.D. ब्राउन की हमने वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन में बात की है। तो W.C. वेरविक शेष की बात कर लेते हैं। इसकी 5 बातें हैं। एक बात हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। पहली है कि 2 कथन है इसके कि पहला तो ये है कि अब यानी कि जो समय बीत गया वो मेलविन डेवी का था और जो समय आएगा वो डॉक्टर S.R. रंगनाथन का है। इसका ये एक कथन हो गया। अब हम दूसरी बात करें कि दूसरा कथन इस प्रकार हो सकता है कि ग्रंथ है वो ग्रंथालय का आधार है। यह कथन भी किसका है? W.C. वेरविक शेष का। आपको ध्यान रखना है कि ग्रंथ है, ग्रंथ ग्रंथालय का आधार है, ये भी किसका कथन है? और दोस्तों RMSSB का एक रूल है कि वो 2 कथन जरूर पूछता है, 2 कथन प्लस 4 प्रकाशन, ये उसका नियम है। तो आपको कथन सारे जितने भी हैं पुस्तकालय के क्षेत्र में आपको ज़रूर याद रखने हैं। ग्रंथ ग्रंथालय का आधार है, 2 इसके 2 कथन हो गए W.C. वेरविक शेष के। इसके बाद में W.C. वेरविक शेष की 4 पुस्तकें हैं, आपको याद रखनी है। पहली पुस्तक है कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरी है इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन। तीसरी पुस्तक है वो मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। और चौथी पुस्तक है एक ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन, ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इस ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन पुस्तक के कारण ही W.C. वेरविक शेष को व्याकरण, दोस्तों थोड़ा स्क्रीन पे लिखा नहीं जाता है लेकिन आपको ध्यान रखना कि व्याकरणाचार्य की उपाधि एक ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन बुक के कारण ही दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे दोस्तों को मैं पहले भी आपको ये कह चुका हूँ कि जब भी आप वीडियो देखो तो नोटबुक साथ लेके बैठा करो ताकि जो भी मैं यानी कि बोलूँ वो आप नोटबुक में ऐड कर सको। तो दोस्तों इसका और W.C. वेरविक शेष ने कुल 29 उपसूत्र दिए थे जिनको 6 भागों में दिए थे। कितने भागों में? 29 उपसूत्र दिए 6 भागों में और जिनमें शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया। इतनी बातें दोस्तों आपको किसी भी वीडियो में मिल जाएँ तो कमेंट कर देना आप।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि आपको आंसर तो दिख गया होगा नीचे, केवीआईसी अनुक्रमणिका किस तकनीक पर आधारित है। तो दोस्तों आप बता सकते हैं आंसर देख के भी कि केवीआईसी अनुक्रमणिका किस तकनीक पर आधारित है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टाइटल्स, साइंटेशन, फुल टेक्स्ट, अनुक्रमणिका। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फुल टेक्स्ट जो अनुक्रमणिका है वो तकनीक पर आधारित है। अब हम दोस्तों इसकी थोड़ी विशिष्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो वो इस प्रकार है कि दोस्तों KWIC, तो दोस्तों इसको थोड़ा हिंदी में लिखा गया है, आपको थोड़ा इंग्लिश में लिखना है। KWIC पद्धति का विकास है HP लुहान। HP लुहान भी दोस्तों पुस्तकालय के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक ही वीडियो में हम सभी की बात नहीं कर सकते, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। के द्वारा 1958 में किया गया था और इसे क्रम परिवर्तन अनुक्रमणिका, इसको ध्यान रखना है। KVIC का सबको पता रहता है, लेकिन क्रम परिवर्तन अनुक्रमणिका भी कहते हैं, ये एक नहीं पता होता है। एक छोटी सी बात और ऐड कर लेते हैं, 1961 में SDI को भी किसने दिया था? HP लुहान के द्वारा ही दी गई थी। दोस्तों इतनी बातें करेंगे HP लुहान की। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इस प्रकार है कि द लाइब्रेरी मिसलेनी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था। तो दोस्तों लाइब्रेरी मिसलेनी को आपको खास कर याद रखना है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम पत्रिका थी लाइब्रेरी मिसलेनी, जिसका प्रकाशन है दोस्तों वो नीचे यानी कि ऐड किया हुआ है सारा। तो बात कर लेते हैं तो कि लाइब्रेरी मिसलेनी का जो प्रकाशन है वो कौन सी में हुआ था दोस्तों। पहला ऑप्शन है अंग्रेजी हिंदी मराठी, अंग्रेजी गुजराती हिंदी, अंग्रेजी गुजराती मराठी, अंग्रेजी गुजराती संस्कृत। तो दोस्तों इस प्रकार के यदि ऑप्शन आ जाते हैं एग्जाम में तो ज़रूर कन्फ्यूज़ करेंगे यदि हम क्लियर तरीके से नहीं पढ़े हैं ऑप्शन को और क्लियर तरीके से मैटर को नहीं पढ़े हैं, तो दोस्तों एक बार कन्फ्यूज़ ज़रूर करेंगे। तो इसको आपको एक खास ध्यान रखना है 2 बातों का। एक तो दोस्तों इसमें हिंदी में प्रकाशन नहीं हुई थी, तो जो भी हिंदी है उसको काट दो, संस्कृत है उसको काट दो। तो दोस्तों पहले ऑप्शन में हिंदी है तो ये हो जाएगा कट, इसके बाद दूसरे में हिंदी है तो ये कट हो जाएगा, तीसरे में संस्कृत है तो ये कट हो जाएगा। इन तीनों भाषाओं को आपको याद रखना है और इनका प्रूफ भी देना है। तो अंग्रेजी गुजराती मराठी में लाइब्रेरी मिसलेनी प्रकाशित हुई थी। अंग्रेजी में इसलिए हुई थी कि W.A. बोर्डन आया था अमेरिका से, तो वो अंग्रेजी लेके आया था। गुजराती गुजरात से प्रकाशित हुई, बड़ौदा गुजरात से, तो गुजरात से। और मराठों का वहाँ पे दोस्तों राज था, तो मराठी भाषा इस प्रकार हो जाएगी। तो दोस्तों तीनों का आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से याद रखना है। जहाँ भी दोस्तों हिंदी ऑप्शन आएगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसकी थोड़ी इस तरह बात कर लेते हैं। तो लाइब्रेरी मिसलेनी का प्रकाशन सन, यहाँ पे दोस्तों सन करना है आपको, सन 1912 में बड़ौदा गुजरात में हुआ था, जिसके संपादक W.A. गोल्डन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बोर्डन है, यानी कि W.A. बोर्डन व निर्देशक सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड थे और जिसकी आवृत्ति त्रैमासिक थी। और दोस्तों इसकी जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक बात रह गई कि ये बड़ौदा गुजरात से प्रकाशित हुई। कहाँ से दोस्तों? बड़ौदा गुजरात से हुई। और दोस्तों हमारा चैनल का नाम है बलौदा, क्या दोस्तों? बलौदा नाम है हमारे चैनल का, और ये दोस्तों बड़ौदा से प्रकाशित हुई थी। तो ओके दोस्तों, हम यानी कि अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, और दोस्तों किसी प्रकार कोई क्यूरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि दोस्तों सूचना स्थानांतरण शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। तो सूचना स्थानांतरण शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? इसमें दोस्तों चारों ही ऑप्शन है वो सूचना से संबंधित हैं, तो आप ज़रूर यानी कि थोड़ा बहुत कंफ्यूज होने की कोशिश है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है पालजी जर्कोवस्की, फ्रिज मैकल्प, जे मार्टिन और बिजमेन। तो पहले तो इसकी करेक्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो पहले इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि बिजमेन के द्वारा ही सूचना स्थानांतरण शब्द का प्रतिपादन सन 1967, डेट भी याद रख सकते हैं दोस्तों, 1967 में किया गया था। अब हम थोड़ी जल्दी बात कर लेते हैं। तो पालजी जर्कोवस्की जी के द्वारा सूचना साक्षरता, कौन सी दोस्तों? सूचना साक्षरता आप लिख सकते हैं, सूचना साक्षरता दी गई थी 1974 में। कब? 1974, ये आप सन याद रखें, 1974 में सूचना साक्षरता। फ्रिज मैकल्प और जे मार्टिन ने, इन दोनों से याद रखना है। फ्रिज मैकल्प ने सूचना समाज, क्या दोस्तों? सूचना समाज, तो सूचना समाज को आप याद रखना है, फ्रिज मैकल्प। और जे मार्टिन है, इसका तो 29 दिसंबर में एग्जाम में पूछा भी गया था। और दोस्तों इन चारों में से एक एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। जो जे मार्टिन है उसने कहा था कि सूचना उत्पाद व प्रक्रिया दोनों है 1959-60, क्या दोस्तों? 1959-60 में कहा था कि सूचना उत्पाद व प्रक्रिया
दोनों है। ओके दोस्तों, आपका यानी कि क्लियर हो गया होगा। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो इन चार में, और दोस्तों एक और याद रख सकते हैं आप, सूचना पुण्य प्राप्ति। दोस्तों आप सुन सकते हैं कि सूचना पुण्य प्राप्ति दोस्तों एक काल्विन मुर्स नाम का व्यक्ति था। क्या दोस्तों? काल्विन मुर्स नाम के व्यक्ति के द्वारा सूचना पुण्य प्राप्ति दोस्तों दी गई थी। ओके दोस्तों, ये आपको चारों शब्द ध्यान आ गए होंगे। यदि किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इसका भी आंसर, यदि क्या है कि सीपीएम को विकसित कब किया गया था, तो दोस्तों इसका आंसर तो आपको नीचे दिख रहा है कि सीपीएम को विकसित कब किया गया था। तो चार ऑप्शन दिए गए, 1911, 1976, 1950 और 1957। तो सीपीएम को विकसित किया गया था 1950 में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों सीपीएम। तो इसके बाद में सीपीएम के बाद में बात कर लेते हैं। तो विशेष सॉल्यूशन इस प्रकार है कि सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड को विकसित केली और वॉकर, इस दोनों के नाम को आपको खास ध्यान रखना है। केली और वॉकर नाम के दो व्यक्ति थे, इनको आपको सही से लिखना है। वॉकर वैसे आएगा दोस्तों ऐसे, इनकी केली और वॉकर के द्वारा की गई थी विकसित, और 1950 में ड्यू पॉइंट कंपनी में। इस दोस्तों ड्यू पॉइंट कंपनी का भी आपको खास ध्यान रखना है कि ड्यू पॉइंट कंपनी में केली और वॉकर के द्वारा 1950 में सीपीएम विकसित की गई थी। और ये लास्ट वाली दोस्तों ये चार लाइनें हैं, एक क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो जो ये है कि कंपनी विकसित की गई थी, और एक दोस्तों प्रोजेक्ट प्रबंधन की तकनीक है। बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। एक दोस्तों इसके साथ साथ ये है PERT, इसको आप ध्यान रखना है कि PERT और दोस्तों सीपीएम दोनों प्रोजेक्ट प्रबंधन की तकनीक है। PERT का भी हम आगे क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि आपका PERT भी क्लियर हो। इसके बाद में आज की टेस्ट सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में दोस्तों आपको दो क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनका आंसर आपको कमेंट में करना है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करो। एक वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। तो जीरो बेस बजट की अवधारणा सर्वप्रथम विश्व में किस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी? तो जीरो बेस बजट की अवधारणा विश्व में सर्वप्रथम, चार ऑप्शन देंगे, पीटर पायर, डॉक्टर S.R. रंगनाथन, पीटर डुकर और विलियम एची। दोस्तों वही बात आ गई कि डॉक्टर S.R. रंगनाथन का बात आता नहीं, ऑप्शन यानी कि हो जाएगा वो सही हो जाएगा, लेकिन ये अड़े है गलत। तो जीरो बेस बजट की अवधारणा विश्व में है, तो विश्व में पहले ही दे दी गई थी। लेकिन हम बात करते हैं कि विश्व में देने वाला व्यक्ति था कौन है। अब दोस्तों एक नीचे भी दिया गया है, यानी पीटर नाम के दो आ गए, तो आपको ऐसे लग रहा होगा यार है तो पीटर ही कोई। तो दोस्तों ये दी गई थी पीटर पायर के द्वारा। पीटर पायर के द्वारा सन 1970 में जीरो बेस बजट की अवधारणा दी गई थी, यानी कि पीछे के बजट को न मानते हुए आगे के बजट का निर्माण करना। अब हम दोस्तों जो ये पीटर डुकर है, ये MBO सिद्धांत दिया था इसने, MBO मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव सिद्धांत दिया था इसने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, USA नेवी में दिया गया था, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों विलियम इंची है, ये दोस्तों जेड थ्योरी सिद्धांत देता है। कौन सा देता है दोस्तों? जेड थ्योरी सिद्धांत देता है। और डॉक्टर S.R. रंगनाथन को तो आपका पता ही होगा कि मैंने रोल ही पुस्तकालय में डॉक्टर S.R. रंगनाथन का है। तो इसके बाद में दोस्तों आपके लिए दो क्वेश्चन हैं, तो इसकी तो हमने वैसे बात कर ली है, लेकिन विशेष सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि बजट निर्माण की इस विधि में पूर्व बजट को पूर्णतः नज़रअंदाज करते हुए इसकी यानी कि नज़रअंदाज करते हुए बजट का निर्माण किया जाता है कि आगे। और बजट दोस्तों निर्माण करने से क्या है कि बजट आगामी वर्ष का निर्माण किया जाता है। कौन से वर्ष का बजट है पुस्तकालय में, वो आगामी वर्ष का निर्माण किया जाता है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो बजट निर्माण किया जाता है उसमें से सबसे ज़्यादा बजट का प्रावधान पत्रिकाओं के लिए किया जाता है। किनके लिए किया जाता है? पत्रिकाओं के लिए किया जाता है। अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति पीटर पायर था, जिसने सन 1970 में बजट निर्माण की इस विधि का प्रयोग किया है। और दोस्तों बजट निर्माण की 7 विधियां होती हैं, जिनका हमने जो सुबह वीडियो डाला था पार्ट नंबर 23, उसमें अच्छी तरीके से बात की थी, तो दोस्तों हम यहाँ बात नहीं कर सकते। इसके बाद में दोस्तों दो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार क्वेश्चन है कि दोस्तों बिब्लियोग्राफी शब्द देने वाला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों बिब्लियोग्राफी शब्द देने वाला व्यक्ति और फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी दोनों बताना आपको। और इसके साथ साथ ही अगला है कि समन्वय का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो समन्वय का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, ये आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि और भी दोस्तों को पता चल सके। ओके, धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह बने रहिए।